हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है अगेन हम उसमें रैंडम क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। नीट PYQs है, तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेस्टर्न घाट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू नोटिफाई सच स्पीशीज। तो एक ऐसी स्पीसीज जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, वो वहीं पाई जाएगी, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके की स्पीशीज को हम एंडेमिक टर्म के थ्रू नोटिफाई करते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एंडेमिक, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये जो एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इससे आपको नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो देखने को जरूर मिल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, उसमें से हमें बताना है कि जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है ये एक मेथड होता है, इसमें एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं उनको स्पेशलाइज फैसिलिटी के साथ में रखा जाता है। कहाँ पर, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो जूलॉजिकल गार्डन्स जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन, ये तो इसके एग्जाम्पल होते ही होते हैं। साथ ही साथ इसमें सीड बैंक्स एंड जीन बैंक्स, क्रायो प्रेजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया हुआ है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन की अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो उसमें आ जाते हैं हमारे जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के। तो गिवन ऑप्शंस में से जूज एंड बोटेनिकल गार्डन जो है ये किसका एग्जाम्पल है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो भी नीट में आपको देखने को मिल सकते हैं। डीकम्पोजिशन जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू डीकम्पोजिशन जो है उसका रेट फास्ट हो जाता है, एक्सेप्ट यहाँ पर जो फुलफिल नहीं कर रहा है वो फैक्टर हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर यदि वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है तो डीकम्पोजिशन का जो रेट है वो अच्छा खासा फास्ट हो जाता है, तो ये तो यहाँ से नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स, बिल्कुल, जो डीकम्पोजिशन का प्रोसीजर है ऑक्सीजन डिमांडिंग प्रोसीजर होता है, तो ये भी होना चाहिए फास्ट के लिए। ठीक है। डेट्रिटस रिचर इन लिग्निन एंड काइटिन, जब डेट्रिटस जो है वो लिग्निन और काइटिन जो कि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स और टफ पॉलीमर होते हैं, तो इनका जो डिकम्पोजिशन है वो स्लोली होता है। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनको डिफ़िकल्टी होती है इनको डिकम्पोज करने में। तो डेट्रिटस जो रिचर होते हैं लिग्निन एंड काइटिन में, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो डाउन होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक्सेप्ट वाला फैक्टर हो जाएगा। डेट्रिटस रिच इन शुगर, ये भी फास्ट इनमें डिकम्पोजिशन हो जाता है। लेकिन जब डेट्रिटस लिग्निन और काइटिन से रिच होते हैं तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन का जो रेट होता है वो क्या होता है, स्लो डाउन होता है। तो करेक्ट आंसर जो एक्सेप्ट वाला फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस अच्छे खासे नीट में पूछे जाते हैं, लिस्ट वाले, कॉलम वाले। लेकिन यहाँ पर ये जो एसोसिएशन वाला आपका टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इससे 1-2 साल के गैप पर 110% क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछ लिया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आपको 4 मार्क्स दिला सकता है, इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना। लिस्ट 1 में दिया हुआ है इंटरेक्शन, लिस्ट 2 में स्पीशीज़ ए एंड बी दिया हुआ है कि किस इंटरेक्शन में किस तरीके का स्पीशीज़ जो है उनमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो म्यूचुअलिज्म की बात की जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि 2 स्पीशीज़ हैं तो दोनों ही जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पर बेनिफिटेड हैं, कोई जो स्पीशीज़ है वो एक दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुँचाती। तो जो म्यूचुअलिज्म होता है उसको हम प्लस प्लस सिंबल से
डिनोट करते हैं। तो ए का यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 4, ए का क्या हो जाएगा हमारा 4। तो ए का 4 हमें 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो यहाँ से सिर्फ सी जो है वो क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आ जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जो है इसको हम प्लस एंड ज़ीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्लस एंड ज़ीरो। तो कमेंसलिज्म का क्या हो जाएगा, बी का 1। कमेंसलिज्म जो है इसमें एक स्पीशीज तो बेनिफिटेड होती है, अदर स्पीशीज ना तो हार्म होती और ना ही बेनिफिटेड होती। तो बी का क्या हो जाएगा 1, ए का 4, बी का 1, ठीक है। अब बी भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया, ए का 4, बी का 1, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आंसर हमारा यहाँ से आ गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अमेंसलिज्म जो है इसको हम देख लेते हैं। अमेंसलिज्म जो होता है इसको हम माइनस और जीरो से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो एक स्पीशीज़ होती है वो तो हार्म्ड होती है और दूसरी स्पीशीज़ जो है वो अनअफेक्टेड होती है, ठीक है। तो अमेंसलिज्म सी का क्या हो जाएगा हमारा 2। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म जो है इसमें भी एक स्पीशीज़ जो है पैरासाइट जो है वो बेनिफिट होता है, दूसरी जो है स्पीशीज़ होस्ट जो है वो क्या होता है, हार्म्ड होता है। तो इसको प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, सारे ऑप्शंस को करेक्टली मैच करने के बाद में। ये वाला टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, क्योंकि इससे 1-2 साल के गैप पर क्वेश्चन जो है वो 110% आता ही आता है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट 4 मार्क्स दिला सकता है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of human population is represented by the following age pyramid? ये हमें एज pyramid दिया हुआ है, तो ये किस तरीके की पॉपुलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, वेनिशिंग पॉपुलेशन। तो ये वाला जो ग्राफ है एज pyramid जो है ये डिक्लाइन पॉपुलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एज pyramid जो है ये एज pyramid अर्न शेप्ड का होता है, ठीक है, अर्न शेप्ड जब pyramid एज pyramid अर्न शेप्ड होता है तो ये डिक्लाइन जो है उसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव, ये जो देखोगे आप प्री रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप है वो स्मॉल होता है रिप्रोडक्टिव ग्रुप से, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव ये स्मॉल है ग्रुप है रिप्रोडक्टिव ग्रुप से, रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो है वो बड़ा है, जो कि लो बर्थ रेट को, ये लो बर्थ रेट को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके का जो अर्न शेप्ड एज pyramid आपको देखने को मिलेगा वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है असर्शन रीजन स्टेटमेंट, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो असर्शन हम देखते हैं क्या है, अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। जब कोई एक पर्सन जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक आम भाषा में आप समझो कि अगर यदि आप कहीं पर भी माउंटेन पर थोड़ा सा चढ़ाई करते हो तो आप थोड़ा सा चढ़ने के बाद में आपका हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो फील होने लगेगी। तो यहाँ पर भी यही बात बोली है कि एक पर्सन जब हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो वो एल्टीट्यूड सिकनेस सिम्टम्स लाइक जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हार्ट पाल्पिटेशन जैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो ये चीज़ ट्रू है, ऐसा होता है, ठीक है। तो असर्शन जो है यहाँ से हमारा ट्रू है। अब इसका रीज़न देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, जितनी हाई एल्टीट्यूड होगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ पर होगा, इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। सो द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो सिमिलर ही होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम होते हैं और उसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो हमको नहीं मिल पाती। इस वजह से हाई एल्टीट्यूड पर जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पर
लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा और आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, हार्ट पाल्पिटेशन जैसी सिम्टम्स जो हैं वो आपको फील होंगे बॉडी में। तो रीज़न जो है ये भी एकदम ट्रू है और एकदम करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाई एल्टीट्यूड पर ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो क्यों होते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। जीन थेरेपी ये जो मेथड है ये क्या करता है, ये अलाउ करता है करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। कोई जीन में डिफेक्ट है तो उसके करेक्शन को अलाउ करता है। आरएनए इंटरफेरेंस जिसको शॉर्ट में आरएनएआई टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है, ये एक सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है इन ऑल यूकैरियोट्स। इस पर भी क्वेश्चन आता है, इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड ऑल यूकैरियोट्स, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एलाइजा जो है ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, किसके लिए, एड्स के लिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो 1 का क्या हो गया सी, 2 का हमारा क्या आया 1 का आया डी, 2 का आया सी, ठीक है। 1 का डी दो सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 का सी दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद एलाइजा हमारा क्या था 3 का बी, 3 का बी होते ही ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि एक थर्मोस्टेबल हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है जिसको एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मो एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। टेक पॉलीमरेज जो है उसको थर्मस एक्वेटिकस थर्मोस्टेबल हीट स्टेबल बैक्टीरिया से आइसोलेट ऑब्टेन किया गया था, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जीन गन मैथड used to introduce alien DNA into host cells, microparticles of। तो वो माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं वो उन पर किसकी कोटिंग होती है, टंगस्टन और गोल्ड की कोटिंग जो है वो होती है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन नीट का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट 1 है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ पर कट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 2 है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड्स लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सेंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस पर ये कट करते हैं, एकदम सेंटर पर नहीं कट करते। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी एकदम ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो इसी के साथ में हमारे कुछ रैंडम क्वेश्चंस आज के वीडियो के कंप्लीट हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।